हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज देखिए, हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पवन सीरीज हो जाता है उसके विज्ञान सब्जेक्ट के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट को आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहां पर आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, उससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आवृत्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं वर्ग। सबसे पहले वर्ग को समझ लेते हैं। सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। कितने ऊर्ध्वाधर खाने हैं? तो 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, और उसको क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। अब समझ लेते हैं आवृत्त को। तो आवृत्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां आवृत्त कहलाती हैं, और इसमें कुल 7 आवृत्त होते हैं। तो आवृत्त में कितने होते हैं? तो कुल 7 आवृत्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडलीव की आवृत्त सारणी के लाभ तथा दोष का उल्लेख कीजिए। और या देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, मेंडलीव आवृत्त सारणी के गुण एवं दोषों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक दीर्घाकार सारणी में इन दोषों का निराकरण किस प्रकार हुआ है, या तत्वों की आवृत्त सारणी के गुण व दोष क्या हैं। या देखिए, दीर्घाकार आवृत्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि देखिए 2020 में, 2017 में और 2019 में, इसलिए आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर। ये इसमें से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4, आप आंसर उसका यही लिखेंगे। तो देख लेते हैं, मेंडलीव की आवृत्त सारणी के गुण। मेंडलीव की मूल आवृत्त सारणी के निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। वर्ष 1969 से पहले बेरिलियम Be का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की आवृत्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान हैं। अतः मेंडलीव की आवृत्त सारणी में बेरिलियम Be द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस दशा में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम Li के परमाणु भार 7 तथा बोरॉन B के परमाणु भार 11 के मध्य में होना चाहिए। इसमें मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम Be का परमाणु भार 13.5 कितना, तो 13.5 न होकर 9.4 है। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि बेरिलियम का परमाणु भार लगभग 9.4 ही है। इसी प्रकार मेंडलीव की आवृत्त सारणी में कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भारों को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। सेकंड देखिए नंबर पर हो जाता है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। जैसा कि पहले बताया गया है कि मेंडलीव की आवृत्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। इन अज्ञात तत्वों के गुणों तथा परमाणु भारों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नए तत्वों की खोज के साथ साथ इन रिक्त स्थानों की पूर्ति होती चली गई तथा इनके गुण और परमाणु भार पहले की गई भविष्यवाणी के अनुरूप थे, जिससे कि खोज की पुष्टि हुई। अब थर्ड नंबर का देख लेते हैं, पॉइंट है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मेंडलीव की आवृत्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। चूंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के गुणों के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता था। यह सारणी तत्वों में परस्पर संबंध तथा विभेद स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करती थी।
अब देख लेते हैं मैंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में निम्न दोष पाए गए हैं। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं Li, Na और K आदि के साथ रखा गया है, जबकि इसके गुण हैलोजनों F, Cl, Br आदि से भी मिलते हैं। सेकंड नंबर पर हो जाता है असमान तत्वों को एक ही साथ रखना। क्षार धातुओं Li, Na के आदि तथा सिक्का धातुओं Cu, Ag, Au के गुण काफी अलग अलग होते हैं, फिर भी उन्हें आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में रखा गया है। समान तत्वों को अलग अलग रखना। कुछ तत्वों जैसे पारा, कॉपर, सिल्वर, थेलियम, बेरियम तथा लेड के गुणों में समानता होते हुए भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। 4 नंबर पर हो जाता है दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। 14 दुर्लभ मृदा तत्वों को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है। समस्थानिक का स्थान एक ही तत्व के वो परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। 6 नंबर पर हो जाता है अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना। उदाहरण CO 58.9, Ni 58.7 से पहले रखा गया। यानी देखिए 58 पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं, 58.9 से पहले 58.7 रखा गया है। ठीक है ना, रखा गया है। और इसमें समझ लेते हैं मैंडलीफ की आवर्त सारणी के कई दोष दीर्घाकार आवर्त सारणी के माध्यम से दूर हो गए हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है मैंडलीफ की आवर्त सारणी की भांति इसमें भी एक्टिनाइट तथा लेंथोनाइट तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। सेकेंड नंबर पर हो जाता है इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अस्पष्ट है। थर्ड नंबर पर हो जाता है 8वें समूह के तत्वों को 3-3 के समूहों में 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम रूप में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या हैं? संक्रमण तत्व चौथे, 5वें तथा 6ठे आवर्त में वर्ग 8 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार मेंडलीफ आवर्त सारणी में निम्नलिखित 90 संक्रमण तत्व हो जाते हैं। चौथे आवर्त में 2Fe 26, CO 27, Ni 28। 5वें आवर्त में Ru 44, RH 45, D 46। छठे आवर्त में OS 76, IR 77, PT 78 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तितता को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तितता, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जब कोई 2 परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को 2 परमाणु अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों अलग अलग गुण हैं। विद्युत ऋणात्मकता का संबंध अणुओं में परमाणुओं से है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का संबंध विलग परमाणुओं से है। 4 नंबर पर हो जाता है विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है। 5th नंबर पर हो जाता है विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मान उन्हीं कारकों से प्रभावित होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रभावित होती है, जैसे कि परमाणु का आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आंतरिक कोशों का आवरणीय प्रभाव आदि हो जाता है। 6 नंबर पर है विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तितता। आवर्त में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। सेकंड देखिए यहाँ पे इसमें विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता में हो जाता है। सेकंड पे वर्ग में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। विद्युत अब 7 नंबर पर देख लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता संबंधी कुछ तथ्य। सभी ज्ञात तत्वों से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता 4.0 फ्लूओरीन Fe की होती है।
सेकेंड इसमें हो जाता है जो पॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट आपका हो जाता है 7 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट। आप देखिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांक और विद्युत ऋणात्मकता में ग्राफ खींचने पर एक वक्र प्राप्त होता है, जिससे शिखरों का हैलोजन और गर्तों पर क्षार धातुएं होती हैं। उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती है। 8 नंबर पर हो जाता है विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग। बंध की प्रकृति। यदि बंध बनाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 के लगभग हो तो बंध 50% आयनिन तथा 50% ध्रुवीय क्या होते हैं, तो 50% आयनिन हो जाते हैं और 50% ध्रुवीय हो जाते हैं। ठीक है ना। होगा कैसा होगा, तो ध्रुवीय होगा तथा यह मान 1.7 से उच्च, कैसा होगा, तो 1.7 से उच्च होने पर आयनिक गुण 50% से उच्च होता है, तथा किसी सहसंयोजी Ba यौगिक में प्रतिशत आयनित गुण 16 ब्रैकेट x1 माइनस xb प्लस 3.5 xa माइनस xb की होल स्क्वायर होगा। यहाँ x a तत्व की विद्युत ऋणात्मकता तथा xb b तत्व की विद्युत ऋणात्मकता है। बंध का स्थायित्व a बहुत कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व और बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु से मिलकर बना यौगिक अधिक स्थायी होता है, जैसे NaCl KBr आदि। बी जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता समान या लगभग समान होती है तो बनने वाले बंध की शक्ति कम हो जाती है, अर्थात बंध अस्थायी होता है, जैसे NCl3 AsH3 SbH3 BiH3 आदि। सी आपका ऑप्शन हो जाता है, यानी सी पॉइंट आपका हो जाता है। यदि बंध बनाने वाले दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर है तो ऐसे बंध की शक्ति अधिक होती। कैसी होती है, तो ऐसे बंध की शक्ति अधिक होती है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइडों की बंध शक्ति HF से HI का घटती चली जाती है, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तथा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता चला जाता है। बंध ऊर्जा HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HL। थर्ड नंबर पर हो जाता है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं और कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को समझ लेते हैं। ऐसी धारा जो परमाणु और दिशा में समय के साथ बदलती हैं तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में 50 चक्र पूरा करती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों में मेंस तथा प्राप्त विद्युत धारा प्रतिवर्ती धारा होती है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविजन आदि तथा कारखानों की सभी मशीनों को चलाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत क्या हैं? विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। सेल, जनित्र, जनरेटर। सेल को समझ लेते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जैसे लांशे सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल। द्वितीय सेल में इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कैसी होती है? जो रासायनिक ऊर्जा होती है सेल को उपयोग करने में, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में हो जाती है? तो वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो सेल का निरावेशन कहते हैं। चूंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। क्योंकि इस सेल के दो कार्य हैं, प्रथम आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में तथा
संचय तथा द्वितीय सेल हैं तथा सेल का उपयोग करते समय संचित रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित, इसलिए इसे द्वितीय सेल भी कहते हैं, जैसे सीसा, संचायक सेल, नीफे सेल। जनित्र को समझ लेते हैं। सामान्यतः विवाह एवं अन्य समारोह, कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा किस साधन से प्राप्त होती है? तो जनित्र यानी कि जनरेटर, जिसको क्या कहते हैं? तो जनित्र यानी जनरेटर होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी पार्टी में जाते हैं तो वहां पे क्या जनरेटर चल रहे होते हैं, उससे ही तो पंखे, लाइट ये सब चलते हैं ना। तो उसके द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। जनरेटर द्वारा विद्युत धारा कैसे प्राप्त की जाती है? जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कैसे होती है? तो जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रश की सहायता से बाहरी परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता एवं आकृति के जनरेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक यानी कि मैग्नेट, क्या? तो मैग्नेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं। आपने देखा होगा कि चुंबक क्या करता है? तो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी अपनी तरफ उसको खींच लेता है। चुंबक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो ये चुंबक कहलाते हैं, ठीक है ना। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है। चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। देखिए कितने भागों में किया जा सकता है विभाजित? तो दो भागों में किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर पर हो जाता है प्राकृतिक चुंबक हो जाता है, और आपका देखिए सेकंड नंबर पर क्या हो जाता है? कृत्रिम चुंबक हो जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चुंबक एवं अचुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं? तो समझ लेते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहे की छीलन। और अचुंबकीय पदार्थ जिन चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, यानी चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे पीतल के छोटे टुकड़े आदि। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो चुंबक होता है वो अपनी ओर जिन चीज़ों को आकर्षित करता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहे की छीलन हो गई, लोहे की बनी कोई चीज़ हो गई, है ना। कोई भी मटेरियल हो जाता है तो क्या होता है? तो जो चुंबक होता है वो अपनी ओर उसको खींच लेता है, तो ये चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, जैसे पीतल के छोटे टुकड़े, इनको नहीं करता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये अचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। उदाहरण चुंबकीय पदार्थ में देखिए, चुंबकीय जो पदार्थ हैं वो पिन, सुई, बोर्ड, लोहे की छीलन, यानी कि ये इन सब चीज़ों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और अचुंबकीय पदार्थ में देखिए पेंसिल हो गई, पीतल के छोटे टुकड़े हो गए, रबड़ हो गई, तांबा हो गए। इस तरह से आप और भी चीज़ों के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे चुंबक क्या होता है? लकड़ी की कोई चीज़ बनी होती है, कपड़ा है, इन सब चीज़ों को अपनी ओर कहाँ आकर्षित करता है, लेकिन जो लोहे की बनी चीज़ें हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है चुंबक के दो गुण लिखिए, तो इसमें गुण को समझ लेते हैं। ये आपका 2018 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और 2019 में भी आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चुंबक के गुण। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? तो जो चुंबक होता है वो अपनी ओर लोहे की चीज़ों को आकर्षित कर लेता है ना। वो जाके अपने थोड़ी भी दूरी पे आप रखें फिर भी वो उसको आकर्षित कर ही लेता है। आपने देखा होगा और ये चीज़ ट्राई की होगी, है ना।
तो वो क्या होता है कि ये इसका जो ये गुण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो गुण इसका चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, तो चुंबकत्व कहलाता है। सेकंड नंबर पर हो जाता है चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सदैव किधर रहता है, हमेशा, यानी कि उसका जो एक हो जाता है चुंबक का जो ध्रुव हो जाता है तो वो सदैव उत्तर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर होता है। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है विद्युत चुंबक से आपका क्या अभिप्राय, इसके उपयोग लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। यदि किसी नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लूप के आकार में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। इसका चुंबकत्व उस समय तक ही रहता है जब तक तांबे के तार में धारा प्रवाहित रहे। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी, टेलीग्राफ, अभिग्राही, टेलीफोन एवं लाउड स्पीकर में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पर हो जाता है शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। फोर्थ नंबर पर हो जाता है चुंबकीय रिले में भी इसका उपयोग किया जाता है। 5 नंबर पर हो जाता है विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। क्वेश्चन हो जाता है विद्युत धारा के प्रभाव क्या है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर यही लिखना है और ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत धारा के प्रवाह यानी प्रभाव हो जाते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव हो जाते हैं चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के सभी तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण धारामापी की कार्य प्रणाली इसी प्रक्रिया पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने की प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे प्रेस, विद्युत अंगीठी, पानी गर्म करने की केतली, कमरा गर्म करने के लिए हीटर, ब्लोअर, टोस्टर, बेकिंग ओवन, बल्ब आदि ये सब हो जाते हैं। रासायनिक प्रभाव कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय घोल आदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये विघटित हो जाते हैं और इनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है विद्युत बल्ब तथा ट्यूब लाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। थर्ड नंबर पर हो जाता है सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। 4 नंबर पर हो जाता है लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना। 5 नंबर पर हो जाता है माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना और मोमबत्ती के जलने से रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। 7 नंबर पर हो जाता है बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना। 9 नंबर पर हो जाता है ऊर्जा के संचरण में जल संवहन विधि द्वारा गर्म होना। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, तो परावर्ती भट्ठी और वालिया भट्ठी को डिटेल में जाना था, लेकिन उसके चित्रों को नहीं देखा था, तो उनको भी समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है परावर्तनी भट्ठी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये इस तरह से ये चित्र आप बना सकते हैं इसको अच्छे से, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप इसको दिखा सकते हैं और यहाँ पे ये खाली जगह आप
छोड़ सकते हैं। और इसको समझ लेते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका चार्ज हो जाता है। यहाँ पे ये चिमनी टावर हो जाता है। ये जितनी ये गैसें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब गैसें इस तरह से आ रही हैं एरो से। आप लोग समझ सकते हैं कि ये एरो इस तरह से आए तो ये क्या है, ये व्यर्थ गैसें हो जाती हैं। और समझ लीजिए यहाँ पे ये कौन हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये इंजन हो जाता है। ये किसका चित्र हो जाता है, तो ये परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र हो जाता है। और परावर्तनी भट्टी, ये भट्टी अग्निशाह ईंटों की बनी होती है तथा इसकी लंबाई 10 से 100 फीट तक होती है। कितनी होती है, तो 10 से 100 फीट तक होती है, ठीक है ना। इस भट्टी की विशेषता ये होती है कि इसमें कार्बन युक्त ईंधन अयस्क तथा धातु के संपर्क में नहीं आता। इस भट्टी के 3 भाग होते हैं। तो अग्नि स्थान होता है, कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो अग्नि स्थान होता है, अग्नि स्थान होता है। और इसमें सेकंड नंबर पर होता है भट्टी का तल। क्या होता है, तो भट्टी का तल होता है, भट्टी का तल। और थर्ड नंबर पर हो जाता है चिमनी। ये चिमनी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये देखिए चिमनी भी हो जाती है और अग्नि स्थान भी हो जाते हैं और इसमें भट्टी का तल भी हो जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था, वालिया भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वालिया भट्टी, इस भट्टी को वालिया भट्टी इस कारण कहते हैं क्योंकि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। ये भट्टी स्टील की बनी होती है तथा इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई 50 से 60 मीटर तथा अधिकतम कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 14 मीटर हो सकती है। इसके अंदर की ओर अग्निशाह ईंटें लगी होती हैं और भट्टी के मुंह पर धान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे व्यर्थ गैसें हो जाती हैं, यहाँ पे भर्जित अयस्क हो जाता है, ये प्लस कोक सिलिका हो जाती है, ये पानी का जैकेट हो जाता है, गर्म धातु, मैट, धातु मल। इस तरह से आप इसको नामांकित करके यानी नामकरण इसका करके चित्र अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो चित्र है आप लोग जानते हो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और अब आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर है। सभी सेमेस्टर में चित्र आए हुए हैं, तो चित्रों का आप अच्छे से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, इसको देखें, बार बार इसको बनाएं। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 2 से 3 बार बनाएंगे, 4 बार बनाएंगे तो आपको बिना देखे इसको आप बना लेंगे, आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें। और हालांकि जहाँ मैंने इसमें कलर फिल किए हैं, कलर भरे हुए हैं, तो वहाँ पे तो आपको पेंसिल से सारा वर्क करना है, ठीक है ना। तो आप लोग पेंसिल से वर्क करिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।